Very good morning to all of you. So how's going? How's your preparation going? Are you guys revising the polity section or not? और उसको रख दिया कि एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे? Are you revising your polity? On a regular basis? कभी कभी संडे तो कर लेते हो ना? अगर आप उसको सपोज कि आप पूरे टॉपिक्स नहीं भी रिवाइज कर पा रहे हैं, तो इट्स माय सजेशन कि जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन शीट करी हुई है, सो एटलीस्ट गो एंड गेट अ ग्लांस ऑन दैट पर्टिकुलर शीट, ठीक है? उससे भी काफी कुछ आपको हेल्प हो जाएगी। तो क्वेश्चन शीट रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और उसमें फैक्चुअल चीजें हैं, तो वो आपको रोज देखते देखते वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। सारा नहीं हो पाता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसमें लिंक तो बना के रखे हैं। हाँ प्लीज बेटा आस्क। कल आप कल की क्लास में थे कनिका? आई हैवंट सीन यू। कल आप नहीं थे? वही तो मतलब मैंने आपको देखा नहीं था। अब आपकी जो हिस्ट्री है बेसिकली अब मूवमेंट से शुरुआत होने वाली है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय जेम्स प्रिंसेप। अरे बच्चे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड किया था जेम्स प्रिंसेप ने, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और जेम्स प्रिंसेप ने फाउंड करी थी, ठीक है? जैसे अभी हम पूछे कि सुप्रीम वो राम मंदिर, सॉरी यार, हाँ राम मंदिर किसने बनवाया? तो राम मंदिर तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनवाया, और इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है ना नरेंद्र मोदी। तो सेम वे जेम्स प्रिंसेप ने आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, फाउंडेड मेंबर है, इसके फाउंडिंग मेंबर है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो गवर्नर जनरल उस टाइम के हेस्टिंग्स। हाँ तो इट्स मैम इट्स हेस्टिंग्स ऑब्वियसली कि मतलब हेस्टिंग्स के समय में ये सारी चीजें बनी है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसके टाइम पे बनी है, उसके टाइम में मदरसा ओपन हुआ। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी, अब जैसे कि पूछा जाए कि इस समय पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, तो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो आपकी बनी है असम में। लेकिन अब इस समय सरकार किसकी है? तो सरकार एनडीए की है। सेम वे हेस्टिंग की गवर्नर जनरल थे वो, और बनवाया किसने है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर हुआ? मैम कल तो हमने इसका आंसर सर विलियम जोन्स मार्क करा था ना? जेम्स किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडिंग मेंबर्स। नहीं, वे मार्क सर विलियम जोन्स थे। तो अगर विलियम जोन्स भी है लेकिन हेस्टिंग नहीं है, हेस्टिंग गवर्नर जनरल, ठीक है? हेस्टिंग इज गवर्नर जनरल, नॉट द फाउंडिंग मेंबर, ठीक? और जो आप ये पूछ रहे हो कि वो जो क्वेश्चन इसमें आया था सीएचएसएल में, उसमें इन्होंने वो चार्टर एक्ट दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बताओ तो भी चेक कर लेते हैं। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर। इसी में कोई होगा ना? क्या क्वेश्चन? ये जो पूछ रही है गवर्नर जनरल की पोस्ट चार्टर में, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तो हम उसको देख लेते हैं ना तुरंत से। कन्नी का क्वेश्चन नंबर याद है? इसमें से देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 23। ये इसमें वो है नहीं, क्या कहते हैं, आपका चार्टर एक्ट ऑप्शन में दिया नहीं था। तो जब चार्टर एक्ट ऑप्शन में दिया नहीं था तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली यही होगा, इस वजह से ये करना पड़ा है, ठीक है? और कन्नी का आपका क्वेश्चन कौन सा है? वो विलियम जोन्स वाला क्वेश्चन किसमें था? 15th क्वेश्चन। अरे यार, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, कैन एनीवन गूगल इसको? फुल गूगल करो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फॉर्म किया है। मैम फिर जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
उसमें गवर्नर्स की पोस्ट आई थी या फिर गवर्नर जनरल की आई थी? गवर्नर जनरल, मतलब वो बनेगा बंगाल का गवर्नर, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। तो फिर इसमें चार्टर एक्ट कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज क्योंकि द कंफ्यूजन? नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन उनका था, 23। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चार्टर एक्ट जब आया 1813 का आया, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया था, तो वो तो आपका चार्टर से था, लेकिन इसमें चार्टर दिया ही नहीं, इसलिए हमें भी करना पड़ा है। विलियम जोन्स सही आंसर है। जेम्स प्रिंसेप ने किया था वो, जेम्स प्रिंसेप ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो आपकी संस्कृत में है, इसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अभिज्ञान शाकुंतलम को। ये फैक्ट नोट कर लीजिए, काम आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ये वो आपके दुष्यंत और शकुंतला की जो स्टोरी है, भारत जिससे हुआ था, उसके नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया जेम्स प्रिंसेप ने। विलियम जोन्स आपने अभिज्ञान शाकुंतलम का भी विलियम जोन्स ही बताया था। तो ये उल्टा हो गया, विलियम जोन्स हो गया आपके एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर, और जेम्स प्रिंसेप ने अभिज्ञान शाकुंतलम के जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ओके। मैं जब से पढ़ी हूँ तब से यही दोनों चीजों में हमेशा बोलती हूँ, अगेन आई फॉरगॉट दोस थिंग्स, इसको नोट कर लीजिए। मैं भी इसको पीपीटी में भी नोट, पीपीटी में कहीं लिखा है ये चीज, अभिज्ञान शाकुंतलम। और देखिए क्वेश्चन हर छोटे बड़े एग्जाम में आता रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जेम्स प्रिंसेप ने ट्रांसलेट करी है, और वो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे। अच्छा, कल मैंने आपको एक बताया था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में याद है? क्या है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? Dada Bhainoji is same in second president of Congress and the founder of East India Association। तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं ना। दादा भाई नौरोजी पहले वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर थे, बाद में कांग्रेस बन गई, तो यही तो पढ़े लिखे लोग थे, बाद में कांग्रेस को फाउंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दादा भाई नौरोजी सेम इन सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में बताओ आप। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मैंने कल बताई थी आपको। What do you understand by safety wall theory of Congress? Anyone? मैम, हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं कि जो कांग्रेस फाउंड हुई थी वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए फाउंड हुई थी, नॉट फॉर द इंडियंस एज सच। और उसके जो फाउंडर, जो कौन सा पर्सन है जो उसका फाउंडर है, मतलब कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सन था, मतलब ब्रिटेन का, तेलुगु। इससे भी क्वेश्चन आता है ए से। और जो ये हमने शुरू के 4 कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप याद करी थी कल, तो सबसे पहला कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी? सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई है? सबसे पहली कहाँ हुई थी? बॉम्बे। बॉम्बे। उसके बाद कलकत्ता। और मद्रास। मद्रास। फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद। उसके बाद पता है फिर से बॉम्बे हुई थी और फिर से कलकत्ता हुई थी। इसको याद कर सकते हैं BCM ABK। BCM ABK, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, इलाहाबाद बॉम्बे कलकत्ता। आखिरी में सी आएगा, कलकत्ता। सी, वही BCM ABC। ठीक है, ABC तो याद रहेगा, BCM याद कर लीजिए। M ऐसा है जो राइमिंग नहीं बना रहा है, BCM ABC। ठीक है, ये इसमें आता क्या है उसको अरेंज करने के लिए, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो ये कैसे याद करें? मतलब ट्रिक से ही याद कर सकते हैं।
अच्छा, सबसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? कांग्रेस की सबसे पहली वाली मीटिंग हुई है? WC बनर्जी। और कौन से फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं अब तक, मतलब कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? सैयद तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सैयद मत याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी याद रखिएगा। सैयद कभी कभी एग्जाम में लिखा भी नहीं आता, सिर्फ बदरुद्दीन तैयब जी लिखा होता है। और कौन पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट रहे हैं? जॉर्ज यूल। और जब कांग्रेस बनी है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एनीवन? नहीं, कॉर्नवालिस तो 1793 में था। कांग्रेस कब बनी है, किस ईयर में? 1885 में बनी थी ना। तो अगेन फ्रीडम बनी थी ना। हाँ, तो बनी थी। ऐसा नहीं, आदत हो गई मेरी ऐसे बोलने की। 1885 में अगर कांग्रेस बनी, उस समय कॉर्नवालिस नहीं था, डफरिन था। मतलब एक्चुअली तो क्लास लाइट जाती है, अदरवाइज मतलब कुछ मिनोनिमिक्स ऐसे होते हैं जो भी हो सकता है डिसरिस्पेक्ट कर दे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स एज मिनोनिमिक्स ओनली। तो हम लोगों ने जब इसको लर्न किया था तो हम तो ये समझते थे कि डफर रहा होगा बिल्कुल, तभी उसने कांग्रेस बना दी। तो डफर रहा था इसलिए उसने कांग्रेस बना दी। बाद में देखो कांग्रेस ने इंडिया को ही क्या करा दिया, इंडिपेंडेंट दिला दिया। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि कोई डफर ही रहा होगा जो उसने कांग्रेस बनाई है। ठीक है, तो वॉइस राय समय डफर था, डफर। वैसे ठीक है, फिनिशर्स को कुछ नहीं बुलाते, लेकिन डफर तो बिल्कुल नहीं बुला सकते। लेकिन अब हम इसको बुलाएंगे, क्या कर पूरी सकते हैं? दुनिया का क्या कर सकते हैं, हमें याद करना है तो उनको डफर डोंकी जो समझेंगे वो बनाएंगे, बस किसी तरह अपना कोर्स याद करेंगे। अब याद रहेगा? याद रहेगा नहीं, मैं पूछ लूंगी तो पता चल जाएगा आपको याद रहेगा कि नहीं। अब आ जाते हैं हम कांग्रेस में। जब हमने कल समझा कि कांग्रेस कब बनना शुरू हो गया, कांग्रेस बन गई। तो कांग्रेस जब बनती है तो इसके हम जब देखते हैं तो दो पार्ट्स में इसके लीडर सेग्रीगेटेड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट्स में क्यों? क्योंकि जो इनिशियल कांग्रेस, हमने समझा कि जो इनिशियल में कांग्रेस बन रही है ये पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है। और इनका जो मोटो था वो ये नहीं था कि इंडिया को फ्री कर दो। ये कहते थे कि अब ये लोग ऐसे थे जो कि ब्रिटेन में भी जाया आया करते थे, जैसे आपके दादा भाई नौरोजी हैं, वो भी ब्रिटेन में भी जाके आ चुके थे। तो इन्होंने ब्रिटेन के भी सिस्टम, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही पास से देखा और ये ऑब्जर्व किया कि ऑल्दो इंडिया में ब्रिटेन का जो रूल है वो एक तरीके से ये अच्छा हो सकता है अगर ये सही वही चीजें इंप्लीमेंट करें, वैसे ही लॉ वैसे ही रेगुलेशन लाए जैसा कि ये ब्रिटेन में किया करते हैं। अगर सेम वे ये इंडिया में भी लाना शुरू कर दे, इंडिया के लोगों को भी वैसे ही गवर्नेंस देते, तो हम जो है इंडिया में एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ला सकते हैं। उसी समय दादा भाई नेहरू जी ने कितनी स्टडी करी और स्टडी का नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ये दादा भाई नेहरू जी की स्टडी है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे इंडिया की जो मनी है, यानी इंडिया का जो वेल्थ है, वो ड्रेन होके कैसे ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है। और ब्रिटेन से कुछ भी इंडिया नहीं आता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई फॉरेन का स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे सपोज पढ़ रहा है और हम उसको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि हर चीज जो भी आप इंडिया से लोगे, हर चीज पे हमें क्या पे करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप फोर्थ बिलो तो उसमें लेते हैं ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हर कोई भी चीज आप खरीदो उसमें नीचे नीचे लिखो तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट हर चीज पे हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो एक तो टैक्स लेगी। तो जब मैं किसी कंट्री में बैठूं तो रहूंगी तो मैं क्या करूंगी, जो भी अपनी स्पेंडिंग होगी जब उन्हीं चीजों से करूंगी जो इंडिया में मिलती है, तो फिर क्या होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा वो इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी? वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ की रोड और आपके रेलवे, आपकी स्कॉलरशिप, इन्हीं चीजों पे वो पैसे को वो खर्च करेगी। तो डेवलपमेंट अल्टीमेटली इंडिया का होगा। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ में ये बताया कि जब ये लोग हमारे यहाँ रहते हैं, कुछ लोग, इनको क्या होती है, जो सैलरी है वो इंडिया के टैक्स पेयर से मिलती है। अब इंडिया के टैक्स पेयर से इनको सैलरी मिली, लेकिन अगर ये लोग इंडिया के गुड्स को खरीदे, इंडिया के गुड्स को मतलब प्रमोट किया जाए, तो शायद हमारा क्या होगा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा। पर ये क्या करते हैं कि ये जो इंडिया का लोकल मार्केट है इसको तो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। इंडिया के लोगों से लगान ले रहे हैं। लगान मतलब वो रेवेन्यू जो आपका स्थायी बंदोबस्त सैयदवाड़ी महालवाड़ी में लिया गया, उस तरीके का रेवेन्यू ये कलेक्ट करते हैं। और ये कलेक्ट करने के बाद अपनी चीजों को, अपने ही गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं चीजों को लेते हैं। सैलरी हम इनको देते हैं, जैसे कि इंडिया सेक्रेटरी का जो पोस्ट था, जो कि क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव थे, 1858 के एक्ट में आए थे, वो क्या हुआ, वो थे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, बैठते थे, आते इंग्लैंड, इंडिया आते नहीं थे। तो
सैलरी इंडिया के लोग दे रहे हैं, तो जो भी आप गुड्स खरीदोगे, जो भी आप परचेसिंग करोगे, वो आप अपनी चीजों की करोगे, और जो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा बजाय कि इंडिया के बेनिफिट में लगाने के, वो क्या करेगी, ब्रिटेन भेजेगी। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट यहाँ पे ब्रिटेन का होता है, ठीक है, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस स्टडी को दादा भाई नौरोजी ने कहा कि दिस इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। वन लाइनर क्वेश्चन में आपका ये रेलवे का भी थोड़े दिन पहले एग्जाम चला है कुछ दिनों तक, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज गिवन बाय, आपसे डिटेल नहीं पूछेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, बट देखिए ना आप एक बार कोई क्वेश्चन आ गया रिपीट भी करते रहते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है आपके दादा भाई नौरोजी ने, और इनको हम कहते हैं, इनका जो टाइटल है वो कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अब ये क्या है कि ये ऐसे लोग हैं कि ऑब्वियसली ये समझते थे कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है इनका रूल इंडिया के लिए अच्छा है, और ये ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश जस्टिस के प्रति लॉयल थे, ठीक है, उनके प्रति फेथफुल थे। बस ये अपने आप को कहाँ तक कॉन्फिडेंट रखते थे, बात करते थे कि हम पिटीशन डालेंगे, मतलब जैसे नहीं होता कि मान लो कि सपोज आपका कोई काम नहीं हो रहा है सरकार के लेवल पे, सपोज आपके घर के पास कोई रोड है जो कि टूटी हुई है, आप क्या करोगे, आप पहले दिन विद्रोह या रिपोर्ट तो नहीं करने लग जाएंगे, आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डालोगे गवर्नमेंट को, प्रेयर करोगे कि टू द सेक्रेटरी और टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द दिस सिटी, है ना, मतलब वी पीपल आर रिक्वेस्टिंग यू कि आप हमारी ये सारी रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करा दो। तो दीस थिंग्स वी प्रैक्टिस मतलब एट प्रेजेंट डे, जबकि हम तो इंडिपेंडेंट इंडिया में रहना, हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, तो सेम भी ये लोग क्या करते थे, ये बोलते थे कि हम पेटिशन डालेंगे, प्रेयर करेंगे, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे। और ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है एक्चुअली जो है, ये लोग क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, और ये लोग भी युद्ध वगैरह नहीं चाहते हैं, हम भी इनसे इन पार्लियामेंट्री अप्रोच ही बात करना शुरू करेंगे। और लोग 1861 में केनिंग के टाइम पे काउंसिल्स भी शुरू हो गई थी। काउंसिल्स मतलब जैसे पार्लियामेंट है अभी का, वैसे तरीके की काउंसिल जहाँ पे डिबेट डिस्कशन ये सारा कुछ होगा। फिर भी इन काउंसिल में इंडियन की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोग बैठ सकते थे पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। जैसे अभी पार्लियामेंट में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि मिनिस्टर बैठने के साइड अपोजिशन बैठा है, तो अपोजिशन मिनिस्टर से पूछते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। आप देखो कितनी डिबेट होने लगती है कि कभी कभी तो प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाती, लेकिन उस समय ये था कि आप बैठो और सुन लो, सुन के जाओ। इतनी पार्टिसिपेशन इंडिया को थी, तो इन्हें ये भी लगता था कि चलो धीरे धीरे तुम हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, और जैसा आप ब्रिटेन में सिस्टम लेके आओ बस वैसा सिस्टम हमें दे दो। इनसे हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि इनके दिए हुए टाइटल ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया, दादा भाई नौरोजी को। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भी मॉडरेट लीडर है, तो ये क्या है, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी एक आपके मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट मतलब कि जो प्रैक्टिस करे कि जिनकी प्रैक्टिसिंग में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट काम नहीं होगा, जो इजी वे में अपनी बातें कहने वाले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे पर्सन है कि जब इनको परमिशन दी गई, मतलब इंडियंस को परमिशन दी गई कि आप अपनी बातें कह सकते हो, तो पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले खड़े होते हैं हाउस में, और एक एक सारी पॉइंट जितनी मतलब ब्रिटेन वालों ने इंडिया के अगेंस्ट किया है, वो सारी बातें गोपाल कृष्ण गोखले ने वहां पे सदन में बोली थी। तो ऐसा माना जाता है कि वेरी करेजियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। अब इससे भी क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने है सोशल गुरु, तो ये गुरु, इकोनॉमिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। जब गांधी जी वापस आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले इनको बोलते हैं, जब ये इंडिया वापस आते हैं महात्मा गांधी, तो कि पहले तुम क्या करो, पहले पूरे भारत को घूमो। अगर आपने महात्मा गांधी वाली मूवी देखी हो तो उसमें ये कि वो बोलते हैं पहले तुम पूरे भारत को घूमो, भारत को ऑब्जर्व करो, फिर तुम आगे सोचो कि क्या करना है। तो जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आते हैं तो पहले उन्होंने ट्रेन से, अब जो ट्रेन डलहौजी ने चलाई उसने इंडिया को भी ये किया और गांधी जी को भी बहुत कुछ सिखाया। तो ट्रेन से इन्होंने पूरे इंडिया को क्या किया था, कवर किया था, ट्रेवल किया था। और ट्रेन आज भी कैसा मीडिया में कहते हैं आपको एक्चुअल इंडिया देखना तो आप ट्रेन के स्लीपर से देखो तो आपको पता चलेगा व्हाट द एक्चुअल इंडिया इज। तो महात्मा गांधी के ये क्या है, पॉलिटिकल गुरु है। और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनको हम राष्ट्रगुरु या इंडियन बर्थ कहते हैं, ठीक है। कल का एक IBACIO का पेपर है जिसमें उसमें पूछा गया है कि हु इज द इंडियन ट्रक करके क्वेश्चन है कि इंडियन ट्रक किसको कहा गया है, ठीक है। तो इंडियन ट्रक कहा गया है आपकी चंद्रशेखर आजाद अपने ऑप्शन था, भगत सिंह ऑप्शन था, ऐसे करके था। तो लग रहा था कि किसको कहा जाएगा, तो चंद्रशेखर आजाद को कहा गया है, ठीक है। ये जब अभी हम इसमें वो टाइम थिंकिंग कि हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लें ताकि आपको एलिमिनेट करना आ जाए, है ना, सारे क्वेश्चन। मतलब कल का पेपर जब हुआ, प्लीज आस्क। इंडियन ट्रक ट्रक वो व्हीकल वाला ट्रक,
अच्छा, कोई एक कारण इसके पीछे? अभी यही तो जब पेपर आया तो समझ में नहीं आता कि किस बुक से ये पूछ लिया गया, लेकिन बाई ऑप्शन वो एलिमिनेट हो पा रहा था। ठीक है, वो जैसे ऑप्शन और में ये भगत सिंह थे, आजाद थे, तो उससे वो समझ में आता कि भाई यही होगी इसका सही आंसर। हाँ प्लीज आप। इंडियन बर्थ के URKE, व्हाट दिस मीन? बर्क मतलब होता है युवराज। ठीक है, तो ये क्या है, जब ये क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, बट ड्यू टू सम रीजन इनको उससे निकाल दिया गया था। तो अब आईसीएस मतलब अभी आईएएस उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जब इन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया, उसको निकाला गया, तो ऐसा माना गया कि ये युवराज है, जैसे कि इतनी टफेस्ट एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद फिर ये मूवमेंट चलाते हैं, जिस तरह से इंडिया एसोसिएशन करके जो मूवमेंट है वो इन्होंने कराई थी। बाद में फिर क्या होता, उसको जो है कांग्रेस ने ही इन्होंने वो करा लिया था, सस्यूम करा लिया था। तो इसलिए इनको इंडियन बर्थ या राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। अब देखो इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, राष्ट्रगुरु, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो राष्ट्रगुरु के सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, एक तो एक जैसे नाम सबको देते हैं कि वो भी लर्न करना मुश्किल। राष्ट्रगुरु, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा है आपके बापू को, किसने कहा राष्ट्रपिता? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। एक्चुअली अगर आप रटने के पीछे जाओगे ना कि सुबह उठ के फिर रट रहे हैं, बोस ने गांधी को पिता राष्ट्रपिता का, बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता का, कभी नहीं याद होगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि चले गए थे जापान में, हिटलर की हेल्प ले रहे थे कि मतलब हम इंडिया को फ्री कराएंगे। उस समय ये गांधी जी को रेडियो पे जो है अपने वो देते हैं, मैसेज देते हैं कि अब राष्ट्रपिता जागने का समय आ गया है, लड़ने का, ब्रिटिश को खदेड़ने का समय आ गया। तो पहली बार राष्ट्रपिता कहा था इन्होंने आपके सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने। देखा जाए तो राष्ट्रपिता के गुरु को ही राष्ट्रगुरु कहना चाहिए। अब तो आपका मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले को कहना चाहिए। हाँ मतलब लेकिन अब असल में इन्होंने पहले ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु बना दिया था, और गांधी जी तो राष्ट्रपिता बनी आपके 1942। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was the first one to crack ICS, right? Indian? या कोई नहीं, और वो था? सत्येंद्र नाथ बोस है, जो आपके रविन्द्रनाथ, सॉरी सत्येंद्र नाथ टैगोर बोस बोल रहे। और किसने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया है? रविंद्रनाथ ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, महात्मा का ये टाइटल कैसे? दिया था। अब आ जाते हैं हम एम्स पे, मॉडरेट लीडर्स के एम्स क्या थे। तो अब ये क्या, इनका जो मानना था कि अभी के जो लोगों का मानना है ऑब्वियसली वैसा ही कुछ मानना रहा होगा। इन्होंने कहा कि अगर लोगों को हम एजुकेट कर दें, ठीक है, इनका ये कहना था कि लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। अब वो राइट्स का पता तब चलेगा जब उनको हम एजुकेट कर दें। अब वो एजुकेट कर देंगे, उनको अपने राइट्स का पता चल जाएगा, तो वो धीरे धीरे करेंगे। पब्लिक ओपिनियन बनाओ, पब्लिक को अवेयर करो उनके राइट्स के बारे में। ठीक, नंबर 2, इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी थी, ठीक है। और दूसरी थी इंडियन काउंसिल इन लंदन, जिसके जो आपकी सेक्रेटरी का जो पोस्ट था, जो सेक्रेटरी की ऑफिस होती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री की ऑफिस पीएमओ है, वैसे इंडियन काउंसिल इन लंदन में बैठती थी। तो इन्होंने कहा कि हमें उसमें रिप्रेजेंटेशन, भाई तुम बना रहे हो नियम हमारे लिए, तो हमें भी तो उसमें रिप्रेजेंटेशन दो। उसके बाद क्या हुआ था कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा थी, उससे जो है फार्मर बहुत परेशान थे। तो ये नहीं करते थे कि फाइट कर देते। 7 के रिपोर्ट में हमने क्या देखा कि लोगों ने सीधे कहा कि या तो मरो या मारो, इस तरीके की पॉलिसी। इन्होंने कहा नहीं, लैंड रेवेन्यू परेशान है, तो इस तरह से एप्लीकेशन दिए करते थे। अब इंडिया आने से पहले ब्रिटेन के बारे में एक स्लोगन है, कहते हैं ब्रिटिश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, कभी सनसेट कभी भी इंग्लैंड में नहीं होता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सूर्य कभी खत्म नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ दिन को वेस्टर्न में रात, मतलब टाइम जो है वो डिफरेंट +5 आवर्स आगे पीछे चलती है। तो उस समय क्या था कि ब्रिटेन की डिफरेंट जगह पे कॉलोनी थी, तो कहीं एक जगह सुबह हो रही, तो कहीं एक जगह रात हो रही, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता था, मतलब क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका में भी थी, श्रीलंका में भी थी, और इंडिया में भी थी, बर्मा में भी थी। तो जब इतनी सारी कॉलोनी थी, तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं तो दिन होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरी जगह पे रात रहेगी। तो इसलिए ये स्लोगन बहुत फेमस है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो इंडिया आने के पहले इन्होंने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना के रखा था। यू विल बी सप्लाइड विद ग्रेट अमेरिका, जो अभी आपके ट्रम्प वाला अमेरिका है, तो वही अमेरिका पहले ब्रिटेन का जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी थी। तो उस समय अब्राहम लिंकन क्या करते हैं, अब्राहम लिंकन के थ्रू जो है ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट है, ये विन करती है ब्रिटेन के ऊपर। तो उनका एक नारा था,
मतलब यूएस वालों का एक नारा था, एक स्लोगन था, किसके लिए, ब्रिटेन वालों के लिए। वो कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जब तक तुम हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे हम आपको कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, हम टैक्स नहीं देंगे जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। तो सेम नारा ये मॉडरेट लोगों ने कॉपी कर लिया, इन्होंने भी कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमें भी काउंसिल में आपको पार्टिसिपेशन दो तो हम टैक्स देंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहां से लिया गया है, तो एक्चुअली ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने वो सॉल्ट भी टैक्स लिया करते थे, तो सॉल्ट टैक्स और शुगर टैक्स लगाने की बात करी थी। उसके बाद इन्होंने कहा था आईसीएस का एग्जाम, ये था कि टोटल हमने कई बार इस आपको बताई भी थी, तो आईसीएस का एग्जाम था वो ग्रीक और इंग्लिश को फेवर ज्यादा करता था। तो इन्होंने कहा कि आईसीएस का एग्जाम इसको थोड़ा सा इंडिया के फेवर में भी ले आइए और इंडिया में भी एग्जाम कराइए। तो बाद में ये 1935 में यहाँ पे जब कमीशन बनती है, बीपीएससी बनती है, तो फिर इंडिया में ये एग्जाम कराना शुरू होता है। लेकिन अभी इस लोग बात करें कि ये करा दी। अब मेथड्स क्या रहे होंगे मॉडरेट्स के, मेथड इनके क्या थे, कैसे ये करते थे, ये लोग कहते थे पीसफुल मेथड थे। पीसफुल मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करेंगे, चिट्ठी उठी लिख के अपनी बातें बोलते थे। इनकी जो मेथड है इसको हम 3P के नाम से जाते हैं, प्रेयर करो, पेटिशन डालो, प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट में भी अभी जैसे कि वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट मतलब हाथ पे काली पट्टी बांध लो, ठीक है, पेन रख देने वाले, तो इस तरीके के मॉडरेट प्रोटेस्ट अभी की इंडिया में होते हैं ना। तो सेम वे प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे। ये ऐसा नहीं कहते थे कि सत्ता को उखाड़ फेंको, ठीक है। तो इस तरीके का इनका पूरा फेथ था ब्रिटिश जस्टिस में, इनको पूरा फेथ था। ये पैम्पलेट्स बांटा करते थे अपने, मतलब पैम्पलेट्स मतलब लोगों को जगाएंगे, पैम्पलेट्स बांटो कि भाई पढ़ो समझो, ब्रिटिश तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करते, तो हमें अपने राइट्स के लिए ऊपर आना होगा। तो ये सारी बातें मतलब एकदम आराम से धीरे धीरे कहते, कभी भी उखाड़ फेंकने की बात नहीं है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बस ये बात है कि ब्रिटेन जो सरकार अपने यहाँ पे चलाता है, सेम सरकार को इंडिया वालों को दे दे, हम इसी में खुश है, हमें आजादी नहीं चाहिए। ये मेथड थे आपके मॉडरेट्स के। अब दूसरा खड़ा कौन है, दूसरे लोग हैं, ये है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट लोग पहले तो अभी हमने क्योंकि बंगाल का डिवीजन नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी थोड़ा सा शायद आपको समझने में मुश्किल हो। एक्चुअली क्या होता है, ये इसी मतलब अपनी पॉलिसी पे चलते रहते हैं, मॉडरेट्स इसी पॉलिसी पे चलते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक गवर्नर जनरल इंडिया आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, और वो क्या करते हैं कि इनकी जो शुरू से किस पॉलिसी पे ये इंडिया में मतलब स्टैब्लिश हुई है, वो पॉलिसी कौन सी है, किस पॉलिसी ने ब्रिटिश को इंडिया में स्टैब्लिश किया है, कौन सी पॉलिसी है वो, बार बार हम लोगों ने क्लास में नाम भी लिया है, कौन सी पॉलिसी है, कनीनिका कौन सी पॉलिसी है, किस पॉलिसी से ब्रिटेन ने लगातार इंडिया को रूल किया, एनीवन? डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। तो हाँ, हमेशा वेरी गुड मानो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से ही जो है इंडिया को रूल करते चले आ रहे थे। अब यहाँ पे राजे रजवाड़े तो नहीं थे, अब ये क्या है, नए पढ़े लिखे बच्चे सामने आ रहे हैं, ये यूथ लोग सामने आ रहे हैं। अब इनका कनेक्शन भी वर्ल्ड वाइड लोगों से हो रहा है। हमने न्यूज़पेपर वगैरह से भी समझना शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही है और इंडिया में हम सप्रेशन वाली चीजों को फेस कर रहे हैं। रेलवे ने हमें कनेक्ट भी कर दिया था, हमने चिट्ठी उठी लिखना भी शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे हम केवल यूपी के, केवल एमपी के, केवल बिहार के, राजस्थान के, झारखंड के रहने वाले नहीं थे, अब हम इंडिया के रहने वाले थे, भारत के लोग बन चुके थे। जो हमने प्रियम्बल में अडॉप्ट किया है ना, हम भारत के लोग, यहाँ से भारत के लोग बनना शुरू हो गए थे। अब ये जो भारत के लोग बनना शुरू हो गए थे, तो कर्जन क्या करता है, इसको लगता है कि इनको डिवाइड करना बहुत जरूरी है। डिवाइड करने और हर चीज में जो सेंटर है वो आपका बंगाल है। बंगाल से इन्होंने शुरुआत की और मैक्सिमम जो लीडर आपके सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्र सान्याल, जतिन दास, बहुत सारे जो लीडर आपके कहां से आए हैं, आपके बंगाल वाले प्रोविंस से आए। तो बंगाल जो अभी का बंगाल है, उसमें उस समय के बंगाल में उड़ीसा भी शामिल था, आपका बांग्लादेश वाला रीजन भी आता था, असम के भी रीजन आते थे। तो इनको लगा कि हम ऐसा करते, बंगाल में जो इतनी एकता हो रही है, ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ फैली। उनको लगा था कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरी इंडिया में फैल गया, तो फिर हम अपनी गवर्नमेंट पे कैसे बचाएंगे। तो कर्जन ने कर दिया था बंगाल का डिवीजन, कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। अभी समझते हैं बंगाल के डिवीजन के बारे में, अभी पहले हम फोकस कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट पे। तो अब जब ये बंगाल का डिवीजन हुआ, तो इसमें मॉडरेट्स आगे कि पेटिशन करो, प्रेयर करो, कि भाई मत करो मत करो, तो इसी तरह की जो पॉलिसीज वो अपनाया करते थे। ऐसे में कुछ नए लोगों का ग्रुप सामने आता है। ये पीपल क्या है, जो थोड़े से एनर्जेटिक है, यूथ है। एक्चुअली इसमें ज्यादातर लोग कैसे यूथ हैं, यूथ की सबसे बड़ी पॉजिटिव कहते हैं कि यूथ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि वो एनर्जी से भरा होता है। हर किसी भी आप यंगस्टर से पूछो कि मतलब तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तो यंगस्टर्स का सपना होता है
कि जो अनअचीवेबल ड्रीम है उसको भी अचीव करने का यंग लोगों का सपना होता है। और आजकल क्या हो गया, यंगस्टर्स भी बचपन में ही ऐसी बात करते हैं कि बस इसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए बस काम चलेगा। तो यंगस्टर्स की सबसे बड़ी बात है कि यूथ एनर्जी से भरा होता है। तो एक्सट्रीमिस्ट वाले जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो बहुत ही एनर्जी से भरे हुए हैं। और यूथ की जो मतलब बात होती है, देखो सुधार हमेशा दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रिफॉर्म, एक होता है रेडिकल। रिफॉर्म का मतलब है सपोज कि आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो दांत को क्योर कर देगा, टीथ को क्योर कर देगा, बस आपका रिफॉर्म हो गया। रेडिकल अप्रोच क्या है कि जो चीज आपको फेंक के उसको उखाड़ फेंको। तो अगर दांत में इतना दर्द है तो दांत को ही उखाड़ फेंको। तो दिस इज दैट कॉल्ड द रेडिकल अप्रोच, कि मतलब अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमें प्रॉब्लम दे रही है तो क्यों ना ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ही हटा फेंको और हम अपना रूल खुद देखेंगे। अब जो एक मॉडरेट है उनको ये पता था, ऑल्दो मॉडरेट्स गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भी यूथ है तो हमें यूथ वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है। ऑल्दो मॉडरेट्स का ये कहना था कि क्योंकि ये लोग क्या कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ला चुके हैं इंडिया में, अगर हम कोई भी चीज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक तरीके से, मान लो कि अभी मोदी जी की सरकार है, हम सब लोग निकल पड़े कि एसएससी के एग्जाम को ऐसा बनाओ, मैथ्स हटाओ, अगर मान लो मैथ्स हमें टफ लगती है तो हम ये बोलते हैं मैथ्स हटा देनी चाहिए एसएससी के एग्जामिनेशन से, और हम उसमें पूरा उतर आए रोड्स पे, बसें वगैरह चलाना शुरू करते, तो क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने लगेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें पनिश नहीं कर सकती है। तो समथिंग विच गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें फिर गवर्नमेंट पनिश कर सकती थी। तो मॉडरेट्स को लगा कि हमारी अप्रोच कभी भी बियॉन्ड द गवर्नमेंट या बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझिए बियॉन्ड द रूल नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कभी भी हम उस इन लोगों को ना तो हटा पाएंगे और ना हमारा काम ही होगा, और ये इजीली क्या कर सकेंगे, हमें सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन यूथ कभी भी ये चीज नहीं समझता, उसका लगता है या तो मरेंगे या मारेंगे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ने कहा कि इस जो ब्रिटेन की जो सरकार है ये प्रेयर पिटीशन से कभी नहीं मानने वाली कि आप इनको हाथ जोड़ते रहोगे। अगर हाथ जोड़ने से ही काम होना होता तो अब तक कब कर चुके होते। अगर हाथ जोड़ने से तो भाई तुम तो कब से प्रेयर पिटीशन और ये सब करते ही आ रहे हो, कभी कभी आज तक इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया क्या, आज तक इन्होंने हमें पार्लियामेंट में प्लेस दिया, हम आज भी इनके नीचे हैं। इन्होंने हमें इल्बर्ट बिल हमने पढ़ा था, इल्बर्ट बिल में क्या था कि यूरोपियन जो जजेस है वो सॉरी यूरोपियन जो कल्प्रिट्स है उनकी चीजें इंडियन जजेस नहीं सुन पाएंगे, इस तरीके के बिल लेके आ गए। तो ये तो हमें हमेशा ही नीचे रखते हैं। तो हाउ कैन यू अज्यूम कि कभी ना कभी हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये हमें कभी भी रिप्रेजेंटेशन देने वाले नहीं है। और हमारे ही देश में आके बाहर ही हमें रूल कर रहे हैं और हम उनसे प्रेयर कर रहे हैं। क्यों हम उनसे प्रेयर करें जब देश हमारा है, लोग हमारे हैं, शासन हमारी है और व्यवस्था भी हमारी है, गवर्नमेंट भी हमारी, तो गवर्नेंस भी हमारी होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इनको हम निकाल देते हैं। और इसमें आपका हेल्प किया 1905 के बंगाल डिवीजन में। जब बंगाल का डिवीजन होता है तो एक्सट्रीमिस्ट को मौका मिला था, ये बस ये कहते रहते थे इतने मॉडरेट से कि भाई ऐसी अप्रोच लाओ, इनको हटा फेंको। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, मतलब होता है ना कि फैमिली में क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को लेके कहते हैं कि भाई ये बच्चे गलत बोल रहे हैं, बच्चों की बातों में थोड़ी आ जाएंगे। तो कभी भी मॉडरेट्स इनको इतना वेटेज कांग्रेस में नहीं देते थे। ठीक, तो जब इनको वेटेज नहीं मिलता था, जैसे ही बंगाल का डिवीजन होता है, जब बंगाल का डिवीजन होता है तो अचानक एक्सट्रीमिस्ट को मिल जाता है मौका, और मौका जब मिलता है तो फिर ये बिल्कुल चौका मारते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि मेथड्स क्या रहेंगे। तो इनका जो गोल था, एक्सट्रीमिस्ट का गोल था, ये बात करते थे स्वराज। स्वराज का मतलब स्व मतलब हमारा, राज मतलब गवर्नेंस, मतलब हमारा राज होना चाहिए, हमारे देश में हमारा राज होगा, किसी और फॉरेन कंट्री का राज हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट का गोल था स्वराज। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंट्रोल या मतलब जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है इंडिया में, इंपीरियलिज्म मतलब एक राजा का रूल, एक राजा का जो रूल है इसको हटा फेंको। और इसके लिए ये इसमें कहते थे मॉडरेट्स की बातें हमें नहीं माननी है, हमें जो है पहली बात तो ये करो कि शेयर बढ़ाओ इंडियंस का, अपर इलेक्शन कराओ मिलिट्री में भी और आपके काउंसिल में भी, इंडियंस की शेयर बढ़ाओ। इसके लिए हम पिटीशन नहीं देंगे, हमारा देश है, हमें इन्वॉल्व करिए। उसके बाद अब पढ़ी लिखी बातों पे शायद विश्वास करना, या पढ़ी लिखी चीजों से या इतना कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी इससे कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे हम आप बातें कर रहे हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट किस बात से कर पाएंगे, ज्यादा कनेक्ट इस बात से कर पाएंगे जैसे अभी हमसे किसी ने कहा एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो मेहनत करके पढ़ो, दिन रात एक करो और जान लगा दो, फिर नोट्स बनाओ। और दूसरा किसी ने कहा कि जो है एक काम करो भाई नहीं हो रहा है तो ये सरकार की गलती है,
100 सीट निकाल रहा हूँ, लाख लोग बच्चे अपेयर कर रहे हैं, तो कहाँ से हम कर पाएंगे? अगर लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 90,000 सीट तो निकालो, फिर कॉम्पिटिशन कराओ। इतना कॉम्पिटिशन है, एक काम करो, गवर्नमेंट को कहा सकते हैं। तो शायद मेरी अप्रोच किधर होगी कि पहले तो गवर्नमेंट को हटाओ, बाद में समझेंगे कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इसका मतलब क्या था कि इनके जो एक्सट्रीमिस्ट के वेपन्स थे वो ये नहीं थे कि हम धीरे धीरे हम इंतजार करेंगे, अपनी पिटीशन डालेंगे, धीरे धीरे प्रेयर होगी और उसके बाद ये हटाएंगे। इनकी अप्रोच ये रही कि इनको तुरंत उखाड़ देंगे। तो जो इस तरह की अप्रोच है, इससे करेक्ट करना कहीं ना कहीं आसान था। इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास पीपल थे, लोअर मिडिल क्लास पीपल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट के साथ। तो इंडिया में ज्यादातर लोग बड़े लोग तो नहीं थे, ज्यादातर तो यही मिडिल क्लास था। तो इसमें क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का जो एरिया था वो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रॉडन होता चला गया। मैक्सिमम लोग आके इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में शामिल होते चले गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद ये क्या करेंगे कि अब इनको स्वदेशी चलाना था। स्वदेशी, आपके बाबा रामदेव का स्लोगन क्या है, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ का मतलब क्या है, विदेशी भगाओ। तो विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ, उसके लिए क्या होगा कि हम जो ब्रिटेन की फैक्ट्री है, ब्रिटेन की मिल है, ब्रिटेन के बैंक से, ब्रिटेन के स्कूल से, हम इनको क्या करें, बाइकआउट कर दें। हम इनकी चीजों को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, अपने गुड्स को बनाएंगे, अपने गुड्स को क्या करेंगे, अपने जो सेक्टर्स है उनको मोटिवेट करेंगे, उनको पुश करेंगे कि वो ऊपर बढ़े, बजाय कि हम ब्रिटेन की फैक्ट्री, ब्रिटेन के बैंक, ब्रिटेन के मिल्स, ब्रिटेन के स्कूल, ब्रिटेन के हॉस्पिटल, इनको क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। राइट? अब आप किसी भी बात को क्यों मानोगे, किसी मतलब एक्सट्रीमिस्ट की बात को क्यों मानोगे? तो इन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को क्या करेंगे, रिवाइव करना शुरू करेंगे। इंडियन कल्चर की हिस्ट्री को रिवाइव करने का मतलब क्या है, कहते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या करती है, प्राइड देती है। तो जैसे अगर हम आपको बताएं कि भाई तुम्हारे घर वाले तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आप तो राजे महाराजे, आप कहाँ एसएससी में फंसे हुए हो, तुम तो राजा के घर के बेटे हो। थोड़े समय तक मुझे प्राइड रहेगा कि भाई राजा के घर के होके हम ये एसएससी का एग्जाम निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले राजा रजवाड़ी ही बन लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, महाराणा प्रताप की स्टोरी, गांधी, वो आपकी वो थी ना गणेश चतुर्थी, मतलब इंडिया का जो ग्रेट कल्चर है, ग्रेट हेरिटेज है, इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम तो इस इतनी गौरवमयी, इतनी हेरिटेज वाली परंपरा से, इतने हेरिटेज वाले ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम इन लोगों को फॉलो करें। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनका मास, इनका जो बेस है वो और फैलता हुआ चल जाएगा। तो आप समझो कि यहाँ पे हमें क्या समझना है कि धीरे धीरे जो मॉडरेट का बेस है वो कम हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट जो आपका धड़ा है, एक्सट्रीमिस्ट है, उनका बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं मॉडरेट वर्सेस रेडिकल। मॉडरेट जो की जो है बात करेंगे, मॉडरेट व्यू पेटिशन क्या कहते हैं, 3P है, पेटिशन और प्रेयर और प्रोटेस्ट में बात करते हैं। और यहाँ पे जो एक्सट्रीम वालों की बात है, ये जो है एडवोकेट करते हैं वायलेंस नहीं होगा, ये सीधे सीधे वायलेंस की बात करेंगे। और ये मॉडरेट इनका स्टैंस है और उनका एक्सट्रीम स्टैंस है। यहाँ तक अब क्लियर करने के बाद अब हमारी बात शुरू हो रही है मूवमेंट्स की। इंडिया में धीरे धीरे अब ये कांग्रेस बन गई, कांग्रेस में दो ग्रुप हो गए, दो ग्रुप में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट। अब धीरे धीरे आपके मूवमेंट, सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फिर गांधी जी के कुछ जो भी मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब मूवमेंट हमने शुरू कर दिया तो ये याद रखिए कि मूवमेंट में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे कहां से आएंगे, मूवमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। मतलब आपका स्वदेशी मूवमेंट से लेके भारत छोड़ो आंदोलन, आपका मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, कहां से पढ़ना, स्वदेशी मूवमेंट को लेके क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बीच में बहुत सारे मूवमेंट आते हैं और इन्हीं मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। अब मूवमेंट्स पढ़ते समय हमें याद क्या रखना है, पहला याद रखना है व्हेन इट हैपेंड, कोई भी मूवमेंट कब हुआ, इसकी टाइमलाइन आ जाती है। टाइमलाइन का मतलब कि पहले ये हुआ कि ये हुआ कि ये हुआ, कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आता है। तो पहले हमें ये याद रखना है कि ये मूवमेंट कब हुआ, फिर ये मूवमेंट कहाँ हुआ, वेयर इट हैपेंड, क्या क्या आता है उस पर पहले ही फोकस करेंगे। तो पढ़ते समय ध्यान के इन्हीं पॉइंट्स पे लगाएंगे। वेयर इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, हु वर द लीडर, इसको लीड किसने किया। अभी तक हम ये देखते रहते इंडिया में कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज each and every movement has not been derived by a proper leader. That's why the movement hasn't been yet successful what it ought to be. तो अब यहाँ पे देखेंगे who were the leaders, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि अभी हमने समझ लिया कि दो तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हो गया मॉडरेट्स वाले जो आपकी बात करते थे पेटिशन और प्रेयर्स की, प्रोटेस्ट की बात करते थे। दूसरी तरफ है एक्सट्रीमिस्ट जो कि क्या कहते हैं, तोड़ी नाको फोड़ी नाको, मतलब कि तोड़ देंगे, हटा देंगे इनको। तो फिर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इसमें किस तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यूथ ने किया, पढ़े लिखे लोगों ने किया, या आपके विमेन्स ने किया कि नहीं किया, SC ST कम्युनिटी ने किया कि नहीं किया। तो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन
क्या है ये समझना है, फंडामेंटल रीजन क्या है। अब हमेशा जो अभी तक जो भी आप रीजन पढ़ोगे तो कभी भी अभी इंडिया के फेवर की बात यहाँ पे नहीं होगी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट आता है तो वो सीधे सीधे कहेंगे कि भाई आप भारत छोड़ दो, हमें हमारा देश दे दो, जैसे हमें समझाना होगा बनाना होगा हम अपना बना लेंगे, आप अपना बर्डन लेके अपने ब्रिटेन वापस जाओ। ये कहते हैं ना व्हाइट मैन बर्डन, तो हमने कहा कि भाई आप अपना बर्डन लीजिए और आप अपने देश जाइए और हम अपना बर्डन खुद संभालेंगे। तो फंडामेंटल रीजन क्या था ये समझना है। और मैक्सिमम जो मूवमेंट है हमारे वो फेल हुए हैं, तो फेल होने का क्या रीजन है, व्हाई दिस मूवमेंट हैज बीन फेल्ड, राइट। अब जितने भी मूवमेंट पढ़ना है इसमें क्या बात याद रखनी कि ये मूवमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने लीड किया, पार्टिसिपेशन का लेवल क्या था, उस मूवमेंट के पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था और ये मूवमेंट फेल क्यों हो गया। क्लियर और नॉट? इतने में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। एनी डाउट? सिद्धार्थ, ये आपकी फर्स्ट क्लास है? सिद्धार्थ, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? फर्स्ट टाइम आई हैव read this name. तो अब हम आ जाते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ये है आपका बंगाल जो इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक है, ये बंगाल है। तो क्या होता है कि जैसे भी हमने बताया कि सबसे पहले आपके कर्दन का रोल समझते हैं कि कर्दन उस समय वायसराय है। तो इन्होंने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन है। रॉयल प्रोक्लेमेशन मतलब कि रॉयल मतलब ये महारानी की बात है, महारानी खुद कह रही है। हर चीजें जो क्या करते थे लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते थे। जब कोई भी चीज लेजिटिमाइज हो जाती है तो आप उसके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं ला सकते हैं। जैसे अभी मान लो कि राष्ट्रपति या आपके प्रेसिडेंट का जो रूल है वो लेजिटिमाइज है। लेजिटिमाइज है मतलब कि अगर राष्ट्रपति का जो व्हीकल है वो जा रहा होगा, जब उनका कारवा जाता है आपके 15th डे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे, तो हम अपने आप साइड जाते हैं कि भाई पुलिस कह रही है बगल हो जाओ, तो हम बगल साइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको एक लेजिटिमेट अथॉरिटी मान के चलते। तो लेजिटिमेशन आता है आपके रूल से। तो ये जो भी काम करते थे रूल बना के किया करते थे। इन्होंने कहा कि ये रॉयल प्रोक्लेमेशन है कि भाई ये जो बंगाल है ये बहुत बड़ा क्या है, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा है और इनको प्रॉपर जो है रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। आज इंडिया में क्या होती है, हर स्टेट डिमांड करती है कि हमें इनसे अलग कर दो क्योंकि हमारा डिमांड नहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जैसे अभी आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ने कहा कि मेरा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, तेलंगाना वालों ने कहा कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और बार बार उनकी जो डिमांड थी बहुत सारे प्रोग्रेस था, अल्टीमेटली क्या हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। इसी तरह आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड वाला अलग हुआ। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ी लोग हैं और हमें जो है प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है, तो 9 नवंबर 2000 को ये क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया। तो सेम वे उस समय इन्होंने जो अपना रीजन दिया लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, अल्टीमेटली वैसे बड़ा है, ये रीजन उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसमें हम प्रॉपर वे में क्या है कि जो है ठीक से अपना रूल नहीं ला पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही पॉलिसी की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। बंगाल को हम डिवाइड कर देंगे और जिससे कि हम यहाँ पे क्या कर सके, एक प्रॉपर रूल ला। ये तो दिया इन्होंने रीजन, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ऑब्जेक्टिव था कि एक कम्युनल गल्फ बना दिया जाए हिंदू और मुस्लिम में। देखो बंगाल एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे ज्यादा देखी जाती थी। तो अब ऐसा था कि यूनिटी को तोड़ना था। तो यूनिटी को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि बंगाल को जो डिवाइड करो वो ऐसे डिवाइड करो कि देखो बंगाल में बांग्ला भाषी लोग जो बांग्ला बोलते हैं और कुछ लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं। तो ऐसा डिवीजन उन्होंने किया कि जो लोग बांग्ला भाषी थे उनको डिवाइड कर दिया आपके हिंदू वालों में और हिंदू वालों को ला दिया बांग्ला वालों में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जहां पे हिंदू मतलब डोमिनेट लोग हैं वहां पे जब बांग्ला वाले चले जाएंगे और वो माइनॉरिटी बन जाएंगे, जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं वो उस पर्टिकुलर जगह पे जब माइनॉरिटी हो जाएंगे तो माइनॉरिटी की वॉइस सुनी नहीं जाएगी, तो उनको वहां माइनॉरिटी बना दो और जो लोग यहाँ मेजॉरिटी है उनको यहाँ पे माइनॉरिटी बना दो। कुल मिला के इनकी जो एकता थी, जो इनकी यूनिटी थी, इसको आपस में तोड़ा गया। हिंदू मुस्लिम डिवाइड का कार्ड यहाँ पे अगेन खेला ब्रिटिश गवर्नमेंट में। हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना याद करना है कि ब्रिटिश बंगाल का पार्टिसिपेशन हुआ कब, when it happened, तो 1905 में it happened। Where it happened, obviously in Bengal, मतलब बंगाल में होगा। Who were the leaders? अभी leaders का नाम आएगा। Level of participation अभी समझते हैं। फंडामेंटल रीजन
अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। फंडामेंटल रीजन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछा गया तो डेफिनेटली टू क्या करना था कि मतलब जो कम्युनल कार्ड खेलना था, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। या अगर आपका एग्जाम में ये भी अगर ऑप्शन आता है कि वो जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और वहां पे प्रॉपर वे में रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, इसको जो है बंगाल पर डिवाइड किया गया। व्हाई इट फेल्ड, अभी एक तो फेलियर थे आई नहीं, तो पार्टिसिपेशन की बात की गई। इसने क्या किया कि ये प्रॉब्लम लगी, मतलब जो हमारे हिंदू मुस्लिम थे वो लोग तो बिल्कुल एक थे वहां पे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया, मतलब बंगाल तो आपस में यूनाइट ही था। इन्हें ये मतलब ये बहुत पहले जो ये बात करी जाती है मॉडरेट लीडर से कि बंगाल का डिवीजन नहीं होना चाहिए, तो पहले अब मॉडरेट लीडर से बात करेंगे तो मॉडरेट लीडर्स क्या करेंगे, मॉडरेट लीडर जाएंगे सर मत करिए सर, नहीं करना चाहिए, मतलब वही प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट करेंगे, मत करो मत करो मत करो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल का डिवीजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को मतलब बताते हैं कि जो है बंगाल का डिवीजन हो जाएगा। अब उसके बाद एक सेकेंड, ओके, ये क्या है, पहला है स्वदेशी और दूसरा है बाइकॉट। ये बाइकॉट का मतलब क्या होता है, बाइकॉट का मतलब क्या होता है, एनीवन आंसर, कैन एनीवन आंसर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइकॉट? बहिष्कार करना। हाँ, मतलब जैसे कि जब अब बायकॉट का मतलब होता है कि दोबारा अब हम इस इशू को भी यूज नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया, हटा दिया, एकदम नेग्लेक्ट किया, तो इसको छुएंगे भी नहीं। तो आपके जो आपके मॉडरेट लीडर्स हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ के मॉडरेट लीडर्स के बारे में कैसे फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है कि मतलब सही कह रहे थे बेचारे? मतलब अभी तो पढ़ा नहीं है, सुन के कैसा लग रहा है कि मॉडरेट लीडर सही है, एक्सट्रीमिस्ट सही है? मैम वैसे अगर देखा जाए तो अगर हम उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट के साथ चल करके उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते तो आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो पाते? नहीं हो पाते बच्चे। जब मैंने भी शुरू में पढ़ा था तो लगा था कि क्या बात है, सही कहा, बिल्कुल ऐसे मिल जाओ और तोड़ दो, खत्म कर दो, उखाड़ दो, कितनी सही बात है। ये क्या रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन मरेंगे और मारेंगे। लेकिन अभी जब पूरी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो अप्रोच महात्मा गांधी ने की डेफिनेटली उसी से ही इंडिपेंडेंस हमें मिल सकती थी। बाय द वे आपकी कोई भी अप्रोच हो, अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट अच्छे लगे या मॉडरेट्स, अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओ, चाहे सीपीएससी का, अभी तो एसएससी में इंटरव्यू नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर आपका इंटरव्यू हो तो हमें वही अप्रोच फॉलो करनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच वही है जो महात्मा गांधी की अप्रोच है, राइट? हाँ, इतने साल तो लगा दिए डेफिनेटली। वैसे यही ठीक रहता है, सीधी उंगली से ना निकलो तो पहले फिर टेढ़ी उंगली करो, पहले सीधी से तो ट्राई करो। लेकिन हाँ, तो अब आ जाते हैं कि इन्होंने तो मतलब ये गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कांग्रेस का सेशन किया। गोपाल कृष्ण गोखले का जो कांग्रेस का सेशन है ये है बनारस का सेशन। इसमें पहली बार गोपाल मतलब ये लोग क्या है, मॉडरेट्स लोग हैं, तो ये पहले क्या करेंगे, सेशन करेंगे, कोई भी काम ऐसे नहीं करेंगे, सेशन प्लानिंग। तो पहले प्लानिंग मतलब कांग्रेस की वो बुलाई गई, कांग्रेस की कमेटी बैठी बनारस में, वहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया। कांग्रेस कमेटी ने पहली बार रेजोल्यूशन पास किया बनारस में, जो कि था स्वदेशी, स्वदेशी को अपनाना है। ठीक है, जो आपके बाबा रामदेव कहते हैं कि स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, वही चीज गोखले ने समय कही, स्वदेशी को अपनाओ। तो ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। पहली बार कौन से, ये जो हमने कल सेशन में पढ़ा था उसको मैं डिस्कस किया था कि पहली बार किस सेशन में स्वदेशी की बात की गई है, तो पहली बार बनारस सेशन में 1905 में स्वदेशी की बात की गई है। किसने प्रेजेंट किया था उस समय, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसको याद कैसे करोगे, कोई मिनट में सोचा इसके बारे में कि गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार स्वदेशी की बात करी। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद कर लो कि गोपाल कृष्ण गोखले में खले है ना, मतलब वो खल गया होगा कि अरे यार स्वदेशी की बात तो एक्सट्रीमिस्ट करते थे, मुझे करना पड़ा, तो उनसे खला होगा ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार स्वदेशी की बात करी बनारस में। ठीक है, तो 1905 में पहली बार बात हुई स्वदेशी की। अब उसके बाद 1906 में, हाँ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके नाम में कृष्ण आ रहा है, गोपाल आ रहा है, तो ये हाँ हमारी मतलब हिंदू डीटीज रहे हैं, तो हाँ, ऐसे भी आप स्वदेशी डीटीज रहे हैं काइंड ऑफ। हाँ, अपने देश के लोग रहे हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। वेरी गुड वन एक्चुअली, जैसे भी आपको याद होगा
एक प्रेरणा वाली भी टेक्निक याद रखिए, ये भी याद रखिए, जैसे भी याद है याद कर लीजिए। अगली बार 1906 में फिर से सेशन बुलाया गया। अब इस बार जो प्रेसिडेंटशिप थी वो आपकी दादा भाई नौरोजी की थी। ये भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कलकत्ता सेशन 1906 वाला और 1905 का बनारस सेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दादा भाई नौरोजी की बात होती है तो इन्होंने 4 रेजोल्यूशन पास किए, स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ये हिंदी में याद रखिए तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, स्वदेशी और स्वशासन, स्वसा हो गए, और नेशनल एजुकेशन मतलब अपने देश की एजुकेशन, और बाइकॉट मतलब इनका ये था कि स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, अपने गवर्नमेंट हमें लानी। अपनी गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं था कि हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लिमिटेड अप्रोच है ना। इनकी जो सेल्फ गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि भाई ऐसा करो, हमें भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन दो, तो स्वशासन होगा, नेशनल एजुकेशन को आप प्रमोट करिए, और जो भी विदेशी चीजें हैं उनको बाइकआउट करेंगे अगर आपने मतलब इस तरह का जो बंगाल का पार्टीशन है वो करते रहेंगे। तो अब इनकी अप्रोच आप देखो, मॉडरेट्स की अप्रोच कैसी है, कुल मिला के मतलब कि कर दीजिए सर, प्लीज कर दीजिए, मतलब कि हमें स्वशासन दे दो, हमें स्वदेशी ला दो, यही सारी बातें हैं। अब बंगाल का तो पार्टीशन की बात तो हो ही गई थी। बंगाल की जब पार्टीशन की बात होती है तो स्वदेश, आपने मॉडरेट्स का अप्रोच समझ लिया। अब हम आ जाते हैं, अब अभी तो अभी और मॉडरेट्स की अप्रोच है। तो 1903 में ये बोल दिया गया था कि बंगाल का पार्टीशन करेंगे, और फिर वहां से इन्होंने बात कर ली कलकत्ता टाउन हॉल में कि भाई ऐसा करके स्वदेशी लाएंगे, स्वदेश स्वशासन अपनाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सब बातें करी, लेकिन अगली बार जो है, अब आप देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, उनमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपके बाल गंगाधर तिलक का। ये बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई ऐसे मांगते रहने से चीजें कभी मिलती नहीं है, ठीक है। क्या बेटा कुछ पूछा आपने प्रेरणा? मैम व्हाट इज मतलब हाँ प्रॉब्लम क्या है बंगाल के पार्टीशन, मतलब दूसरा देश तो नहीं बना रहे थे तब, नहीं, दूसरा स्टेट्स देश में में डिवाइड कर रहे थे ना। माइनॉरिटी बन जाते थे ना, कि जो मतलब हम लोग मिलजुल के रहते थे, तो तुमने हमारा स्टेट हमसे बिना पूछे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमसे मिलजुल के रहना है, तो तुम हमें डिवाइड क्यों कर रहे हो? एक जगह पे तुम मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बना रहे हो, जहाँ पे वो मेजोरिटी में थे वहां पे तुमने इनको माइनॉरिटी बना दिया, और जहाँ पे वो मेजोरिटी में थे वहां पे आपने इनको माइनॉरिटी बना दिया। कि हो सकता है कि आपके पापा, देखो ऐसे समझो कि हो सकता है आपके पापा और मनु के पापा एक अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है, और आप हिंदू मुस्लिम है, साथ साथ रह रहे थे, तो वो जो साथ की अपब्रिंगिंग है वो आगे जो है कंटिन्यू करना आसान थी। लेकिन आप कहीं और बस गए और आप कहीं और, मनु कहीं और बस गई, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी अपब्रिंगिंग है, अब जब कोई लोग माइनॉरिटी में चले जाते हैं ना, तो कभी भी उनकी वॉइस ऊपर नहीं आ पाती है। ऐसे भी क्या होता है, जब मेजॉरिटी मतलब हर जगह पे आप फंस जा रहे हो, ठीक है, आपकी बातें सुनी जा रही है, मनु को बुरा लगेगा नहीं, तो जब धीरे धीरे मनु को बुरा लगेगा तो जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटती चली जाएगी। और जब कभी वो जो जिस यूनिटी के लिए बंगाल जाना जाता है, तो वो यूनिटी ही क्या होती है, टूटती ही जा रही है। और जब बंगाल टूटेगा, बंगाल की यूनिटी टूटेगी, तो ऑब्वियसली इंडिया के अदर पार्ट्स में इनको रूल करना आसान था, क्योंकि हर जगह से जो रूल आ रहा था वो आपके बंगाल में आ रहा था, बंगाल वहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा था। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं हमें एक होना है, हमें आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ मतलब बेसिस क्या था, क्या कह रहे थे कि हिंदू एक तरफ चले जाओ, मुसलमान एक तरफ चले जाओ, कहना मतलब आई डोंट गेट इट कि डिवीजन का सिर्फ मतलब होता है कि डिमार्केट कर दी थी या कैसे? डिमार्केट करेंगे जब उस तरह से, तो आपको वो भी करना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा दूसरी जगह कि भाई मतलब डिवीजन का, जैसे कि अभी मान लो कि ये आपका यूपी है, ठीक है, अब यूपी को ऐसे डिवाइड कर दिया गया, अब इस तरीके से मतलब डिवाइड कर, अब पूरा यूपी में तो अब मान लो कहाँ यहाँ पे हिंदू है, यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, इस तरह से बटे हुए थे। अब डिवाइड का लाइन ही ऐसे बना दो कि जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी वाले हैं वहां पे कुछ आपने इनको डाल दिया, तो हिंदू की संख्या कम हो गई, नंबर ऑफ द हिंदू पीपल वर रिड्यूस्ड, और अब यहाँ पे इधर अगेन नंबर ऑफ मुस्लिम पीपल वर रिड्यूस्ड, तो जहाँ पे उनको मेजोरिटी थी वहां पे वो माइनॉरिटी हो गए, जहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे दूसरी पार्टी में मेजोरिटी में आ गई। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके। अब तिलक का समझ लेते हैं कि तिलक आते हैं, तो तिलक की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम क्या करें, इनको सपोर्ट करें, ठीक है, मतलब ये पिटीशन वगैरह से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है कि जो है अब बंगाल को इंडिपेंडेंट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट को एक मौका मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि भाई ये जो बंगाल का मूवमेंट है ऐसा करते हैं इसमें हर चीजों को शामिल कर लेते हैं, और पूरे मतलब पूरे भारत को ये मैसेज मिल गया कि बंगाल जो है डिवाइड नहीं होना चाहता, बंगाल एक करना चाहता है, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है इनको डिवाइड कर रही है। अब पूरे बंगाल मतलब पूरे इंडिया की निगाह इस पे आ गई, तो एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि अच्छा मौका है, हम सारे इंडिया को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इसी समय पे इंडिया को कलेक्ट कर लेते हैं और यहीं पे एक बड़ा मूवमेंट ला देते हैं और खत्म।
और उसके बाद बस हमारा जो है काम हो गया, सबको जोड़ लेना चाहिए। तो तिलक यहाँ पे एक बड़े लीडर के तौर पे उभरते हैं। अब उन्होंने क्या क्या किया, शायद आपकी 11 बजे से क्लास है 11 से, इज इट 11 बजे से कोई क्लास है आपकी? क्लासेस नहीं की स्ट्रेंथ भी थोड़ी आपकी कम है। तो हम जो आपके एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है इसको कल पढ़ेंगे। कल आपका स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट के बाद फिर थोड़ा सा थोड़े थोड़े मूवमेंट आपकी गांधी जी का इंडिया बुलाते हैं और रियलिंग इंडिया को फ्री कराते हैं। आपका एट मैक्स सब लास्ट तक या बहुत ज्यादा जाएगा तो 3 से 4 मार्च तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 मार्च तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी ये मॉडर्न वाली। तो फिर आपका जीएस का जो क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। और तो सारी चीजें हो गई ना आपकी, ज्योग्राफी इकोनॉमी ये सब कुछ हो चुका है। मैम क्या आप प्लीज भर भर के क्वेश्चन करके दे सकते हैं इन सब टॉपिक्स? बिल्कुल बिल्कुल, हो सके आपके पास क्वेश्चन किए ही देंगे। वगैरह अब अभी बिल्कुल ये क्वेश्चन ही देना, जो ये वाले टॉपिक है ना, ये रट के जितना समझा सकेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम समझा दिया जाए और बाकी आप क्वेश्चन ही सॉल्व करो। तो अभी तो मेरी यही अप्रोच है कि आपको फ्राइडे को, क्योंकि आपकी लास्ट क्लास होती है, तो फ्राइडे को आपको 2 टेस्ट पेपर दे दिए जाए जिसमें 25 यानी 50 क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करिए। और उसके बाद फिर इन बिटवीन वेडनेसडे को, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना वो क्वेश्चन से ही सॉल्व होंगे। और जितनी मेरी कोशिश होगी कि आपको एट मैक्स क्लास में चीजें समझा दी जाए ताकि आपको रटने में ज्यादा पॉसिबल मतलब प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और मैंने वो भी क्लास के लिए भी बात कर ली कि मुझे क्लास अगर मिल जाती है कि जिसमें आपके साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर दिया जाए कि हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, मतलब जीएस के पेपर्स को कैसे टैकल करते हैं। अभी क्लासेस नहीं हुई है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और आपका साइंस टेक। अच्छा साइंस टेक तो चली रही है, ठीक है। अलग अलग तो टाइम पे ज्वाइन किया हुआ है हम लोगों ने, तो हो ओके ओके सकता है कुछ ओके में ओके, ले रखी हो, कुछ रिकॉर्डेड देख लें इस तरीके से। अच्छा सो नो वरीज। अभी हिस्ट्री में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है? बस क्वेश्चंस मिल जाए, दैट इज द ओनली। क्वेश्चंस तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चंस के लिए रिलैक्स है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि मतलब मुझे लग रहा था कि पहले आपको एक लेवल समझा दिया जाए, एक लेवल तक ला दिया जाए, तब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजीली कर पाओगे। मतलब मेरी अप्रोच ये नहीं है कि आप चीजों को रट लो, मेरी अप्रोच ये है कि आप एक बार अगर आपकी समझ बन जाएगी तो आप तो एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर पाओगे। अगर समझ ही नहीं बनेगी तो रटोगे कितना। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। देखो मतलब अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको मतलब जितना मैंने सुना कि आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि हम यूपीएससी लेवल पढ़ रहे हैं, दिस इज द यूपीएससी लेवल, और जो कि आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं है, व्हाट आई गॉट लिसन। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है। और स्पीड को लेके भी मैंने सुना कि स्पीड को लेके बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, हम कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर स्पीड का भी जो भी इशू है, या आपको लगता है कि वी आर रीडिंग समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, देन लेट मी नो, वी विल मिनिमाइज आवर सिलेबस। मैं एक स्टोरी बताऊं आपको। एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, नदी में वो दूसरे साइड जा रहा होता है। तो जैसे नदी में जाता है तो उसको मतलब राक्षस होता है। तो राक्षस छोटा होता है तो बच्चे को लगता है कि छोटा सा राक्षस है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चा उसको इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है। आगे वो राक्षस फिर से मिलता है। अब इस बार जो राक्षस है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बच्चे ने फिर से इग्नोर किया, फिर आगे बढ़ता है, राक्षस और बड़ा हो गया था। धीरे धीरे जब वो साइड तक पहुंचने वाला ही होता है, तब तक जो राक्षस जिसको इग्नोर करता आ रहा था वो आज के डेट में बहुत बड़ा हो चुका था। उसने क्या किया, बच्चे को की जो नाव है वहीं पे डाल दिया, राक्षस ने डुबो दिया, और बच्चा जो है पार नहीं हो पाया। सेम अप्रोच आपके क्वेश्चन के साथ भी है, सेम अप्रोच आपके डाउट्स के साथ भी है कि अगर आपका कोई भी डाउट है, इधर वो कोई भी रिडिकुलस सा भी डाउट है, मतलब अगर आपका डाउट यही है कि भाई मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, हम कॉप अप नहीं कर पा रहे, सपोज यही डाउट है, या आपकी ये डाउट है कि भाई हम जो कोर्स है वो ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, वो तो एसएससी का है नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज हमने क्लास में पूछ ली, क्लास में बोल दिया, तो ये बाकी लोग क्या कहेंगे, इतना नहीं पढ़ पा रहे, या ये टीचर क्या कहेंगे कि हमसे हमें ये बता रहे हो, हमसे ज्यादा जानते हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा या हमारे जो साथ वाले बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। यहाँ पे सब सुन सकते हैं, बोल हो ही सकता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने देन एंड देयर नहीं सॉल्व करी तो वो प्रॉब्लम कब बड़ी हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि हम बजाय इनके कहने के अगले बंदे से कहें, फिर अगला बंदा इन तक कहते, तो ये ना पता चलेगा कि भाई किसने कहा। तो इससे अच्छा अप्रोच यही है कि आप सामने से ही बोल दो कि भाई प्रॉब्लम ये हो रही है, सो दैट आई कैन आल्सो नो ना कि भाई प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, इसको देन एंड देयर सॉल्व कर दिया जाए। राक्षस को बड़ा नहीं होने देना है। आपका कोई भी डाउट है, चाहे से वो रिडिकुलस का भी डाउट क्यों ना हो, आप उसको देन एंड देयर खत्म
करो। और ये जरूरत है आज के टाइम की, आप बनने जा रहे हो क्या, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, अपने अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो क्वालिटी है वो उसको क्या करिए, इनबिल्ट करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे सिर्फ पढ़ने से ही एग्जाम पास होते हैं, तो बुक्स बहुत सारी एग्जाम में मिलती है और बहुत अच्छे रट्टू होते हैं जो रटते और एग्जाम को पास कर लेते हैं। यही अप्रोच है जो आपको ऑफिसर बनाती है। आप अपने पॉइंट्स को सामने वाले के सामने रखो कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका देन एंड क्लियर सोल्यूशन चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने जो आपकी बैठा है कि आपकी वो प्रॉब्लम को, आपको इस कंसर्न को अभी के अभी क्लियर करें। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पीड को लेके भी हो, कोई सी भी मतलब माइनर से माइनर हो, कोई क्वेश्चन नहीं टैकल हो पा रहा, कोई सा भी अप्रोच है, देन आस्क देम देयर। उसको बड़ा मत होने दीजिए, राक्षस को बड़ा नहीं होने देना है, उसको वहीं का वहीं खत्म कर देना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। What's the difference between diarchy and bicameralism? Bicameralism is something which is a legislative term. Bicameralism मतलब दो हाउस बनाए गए और दोनों हाउस में अलग अलग डिस्कशन होगी। डायarchy का मतलब है कि किसी एक ही चीज पे दो लोगों का रूल, मतलब एक ही व्यवस्था है, लैंड रेवेन्यू, इस पे दो लोग टैक्स देते, इसको हमने कहा डायarchy। एक ही लैंड है, इस पे दो लोग अलग अलग रूल बनाए, आपस में डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म। जहां दो हाउस अलग अलग रूल बनाएंगे तो बाइकैमरलिज्म होगा। ऑटोक्रेटिक वे में एक ही चीज पे दो लोग रूल डालेंगे तो उसको डायarchy कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई और डाउट होगा देन यू कैन आस्क बाय टुमारो, और आप अच्छे से आप चीजों को रिवाइज भी करते चलिए। हाँ, डायarchy मतलब फॉर एग्जांपल जब हम जैसे दिल्ली में देख रहे होते हैं एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच में टक्कर चल रही होती है रूल्स को लेकर के, इज दैट हाँ, व्हाट तो यू मीन अगर बाय वो डायarchy? अगर वो मानो कि दिल्ली में टक्कर चल रही है एलजी और केजरीवाल जी के बीच में, अब वो ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिस करने लगे कि एलजी भी अपना रूल लाए और दिल्ली वाले परेशान होने लगे कि भाई किसकी सुने, तब वो हो जाता है डायarchy। ठीक है, लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव में बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव वे में जहाँ पे डिबेट डिस्कशन करते हैं। इसीलिए मीडिया वालों ने क्या कहा, मीडिया वालों ने इसको कलर देने के लिए, पॉलिटिकल कलर देने के लिए बोल दिया कि दिल्ली में डायarchy है, दिल्ली में डायarchy लाई जा रही है। मतलब ये सब क्या होता है कि ये एक लीगल टर्म नहीं है, इसको पॉलिटिकल कलर देने के लिए या फिर न्यूज में बने रहने के लिए इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले कहा गया कि केजरीवाल जो है ऑटोक्रेट है। ऑटोक्रेट मतलब कि जो किसी की ना सुने, जैसे आपके वो है नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो है ऑटोक्रेट है। तो ऑटोक्रेट या मीडिया का लिया हुआ टर्म, इसको हम अपने एग्जाम के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारी वही अप्रोच है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच है, तो हम तो हमेशा लीगल बातें ही करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? हाँ, ये ऐसे शब्द थोड़े एक्सट्रीमिस्ट साउंड करते हैं। हाँ, डायarchy, डायarchy ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सा रूल ला दिया गया, कौन आके बैठ गया दिल्ली में। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसको हमें नहीं देखना, पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटी पे रहते हैं। तो और कोई बात कुछ पूछना होगा देन यू कैन आस्क बाय टुमारो, देन दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।